जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको सिलेक्टेड एवं चुना गया प्रश्न बता रहे हैं जो कि बार बार आपके बीएसएससी कार्यालय में पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा टोटल 100 क्वेश्चन को जीके मैथ हिंदी तीनों सब्जेक्ट को हम लोग आज पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। बिहार में पहली बार पंचायती चुनाव किस वर्ष हुआ था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बिहार में पहली बार जो पंचायती चुनाव हुआ था वह आपका हुआ था 1952 ईस्वी में। याद रखिएगा, बिहार में सबसे पहली बार पंचायती चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्लियर कीजिएगा। अब इससे इंपोर्टेंट जो भी सवाल आपके एग्जाम में बनेगा यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बिहार से संबंधित प्रश्न पूछेगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, बिहार दिवस जो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, एकदम इसको क्या बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आगे आपके एग्जाम में सवाल बनता है बिहार से, वो भी देख लीजिए। पूछता है आपके एग्जाम में बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। यह पिछला साल का प्रश्न कि बिहार का पहला चीफ मिनिस्टर कौन सा है? चीफ मिनिस्टर कौन सा? याद रखिएगा, बिहार का पहला चीफ मिनिस्टर आपका हो जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन सा हो जाएंगे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। उससे पहले आपको क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में जीके का 40 क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के 40 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ देखने वाले, उसके बाद हिंदी देखने वाले। तो कोशिश आप लोग कीजिए कि जो जीके के 40 प्रश्न बता रहे हैं उसमें से आपका 30+ भी सही हो जाता है तो आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी में क्या है, सिलेक्शन पक्का है। तो आप हमारे साथ यहां से जवाब देना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि कितना प्रश्न आपका सही होता है। अगर 30+ सही कर देते हो, एक प्रकार से यकीनन मानो कि इस बार का बीएसएससी कार्यालय परिचारी आपका होने वाला है। 2 नंबर सवाल है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल जिला कौन सा था? भारत का पूर्ण रूप से मतलब पूरा तरह से डिजिटल जिला कौन सा बना? डिजिटल जिला का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वहां पर इंटरनेट वाला सारा काम आपका होगा। तो ये आपका बना है एर्नाकुलम। कौन सा बना है? एर्नाकुलम। अब पूछ देगा कि किस राज्य में है, यह किस राज्य में, यह पूछेगा भारत का पूर्णतः डिजिटल राज्य कौन सा बना है, तो वो आपका केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। यह करंट अफेयर्स से प्रश्न मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में करंट अफेयर्स से लगभग 5 से 10 प्रश्न पूछा जाता है, और यह करंट अफेयर्स के अंदर ही यह प्रश्न आता है। ठीक है, 3 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको रट जाना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सबसे पहले इनको शॉर्ट में हम लोग जेपी बाबू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेपी बाबू भी कहते हैं। यह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन से आपके महात्मा गांधी जी जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो से आपका महात्मा गांधी जी जुड़े हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपके महात्मा गांधी जुड़े हुए थे। लेकिन संपूर्ण क्रांति आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। इन्होंने यह कब आंदोलन किया था? 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किया गया था। और आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है वो सुनिए। पूछेगा आपके एग्जाम में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। पूछेगा संपूर्ण
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कब दिया था? 1974 ईस्वी में दिया था। अगला नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो आपका हुआ था वो काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। यह आपका हुआ था 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में आपका सहयोग आंदोलन हुआ था। अब आपके एग्जाम में पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था, याद रखिएगा, पूरी डेट की बात करें तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और किसने किया था आंदोलन? महात्मा गांधी जी ने किया था। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। क्लियर है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड एवं VVI प्रश्न है। यहाँ से जो भी प्रश्न आपको बताए वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न। तो एक बार फिर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसको क्लियर करके एकदम साफ करके आ जाते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर कंफर्म कीजिए। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का मतलब किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यह संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल। यह पूछेगा कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में पूछेगा। संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब आपके एग्जाम में पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहां से सारा क्लियर हो गया। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? पूछता है आपके एग्जाम में कभी कभी, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण है। और हाँ, एक बात याद आया, छात्र आंदोलन किसने किया था? यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में छात्र आंदोलन किसने किया था? तो यही किए थे, जयप्रकाश नारायण ने किया था। और आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट एवं आने वाला सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार के एग्जाम में। ठीक है, आगे चलिए। 4 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आप इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। जो प्रश्न आपको आए, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, जो प्रश्न आपको आए आप उसका जवाब कमेंट में दीजिए। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 4 नंबर आपका सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति का निर्देशक तत्व दिया गया? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व दिया गया है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये आपका राज्य की नीति का निर्देश तत्व यह किस अनुच्छेद में दिया गया? मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वह अनुच्छेद से ज्यादातर पूछा जाता है। संविधान से तो पूछता ही है, लेकिन संविधान में सबसे ज्यादा कहां से पूछता है? अनुच्छेद से पूछता है, आर्टिकल से पूछता है। ठीक है, आ जाइए। आपके एग्जाम में जो जो इंपोर्टेंट सवाल पूछा जाता है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। जैसे में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह आपका किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से आपका 370 धारा संबंधित है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा एक का संबंध किससे है? तो एक का संबंध है भारत राज्यों का संघ है। एक का संबंध क्या है? भारत राज्यों का संघ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह जो क्वेश्चन है बाबू, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर
पूछ रहा है कि राजनीति निर्देश तत्व या अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आपका राज्य के जो नीति निर्देश तत्व है, कैसे एक राज्य चलता है, वहां पर क्या होता है, नहीं होगा, ये सब किस मतलब कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 356 से 51 के बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 इसमें यह मौलिक अधिकार है। पूछेगा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 12 से 35 के तहत आता है। अनुच्छेद 32 को आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या बोलते हैं? उसको आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आइए, 5 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आप लोग सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। यह प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखिए, जवाब दीजिएगा तो ज्यादा चांस है कि आपको याद हो जाएगा। और अभी तक चलिए चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कौन बच्चे हैं जो इसका जवाब दे पाएंगे? बताइए तो फटाफट कमेंट में क्या इसका राइट आंसर होगा। तो भारत में सबसे पहले जो योजना आयोग का स्थापना किया गया था, वो स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का स्थापना किया गया था। इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका सीधे पीएम होता है। कौन होता है? पीएम, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी। सीधे इसका आपके एग्जाम में पूछेगा, जो कि पूछा भी गया है आपके एग्जाम में पिछले साल के पेपर में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को आपका योजना आयोग हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी का नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर, या पूछेगा योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। आपके एग्जाम में पूछेगा योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 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 इसी योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 ईस्वी में फिर से नीति आयोग बना दिया गया। मतलब योजना आयोग का ही सिर्फ नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। अब आपके एग्जाम में नीति आयोग से प्रश्न पूछता है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो यह तो 2015 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी में हुआ था। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल जो है आपका, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है, VVI क्वेश्चन बताया जाता है। और यह कोई नहीं, आपका भैया क्वेश्चन आते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में टकरा सकता है। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बड़ा भैया मानकर, जो कि आपके पीछे आपका ताकत का काम करेगा। ठीक है ना, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, सारा तैयारी हम आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। इसलिए चैनल आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई के समान है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले को बुध का ज्ञान भूमि कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बच्चे इसका राइट आंसर दे भी चुके हैं। बिहार के किस जिले को बुध का ज्ञान का भूमि कहा जाता है? तो बुध के ज्ञान का भूमि हम लोग किसको कहते हैं? सभी इसका राइट आंसर दे रहे। इसी प्रकार से आप लोग का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल अच्छा है। चलिए चलिए, गया गया गया, बिल्कुल बिल्कुल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बुध का ज्ञान का भूमि किसे कहा जाता है? बुध को कहा जाता है। अब हम किसी बच्चे से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए बुध से कि बुध भगवान का बॉर्न बताओ, जन्म कब हुआ था, तो इसका बॉर्न की बात करेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका बॉर्न की बात करेंगे, इसका जन्म की बात करेंगे, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व को। कहां में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आपके एग्जाम में पूछेगा भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु भी बता दे, बताइए। चलिए मृत्यु भी हम लोग डेथ भी देख लेते हैं। मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है, ज्यादा मतलब ये वाला क्या है, ये वाला प्रश्न मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? बिल्कुल राइट आंसर क्या रहा है? ऐसा ही जवाब आना चाहिए, ट्रॉम्बे अप्सरा। ठीक है, परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? ट्रॉम्बे अप्सरा में किया गया था। ठीक है, ये तो परमाणु रिएक्टर हो गया, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का पहला परमाणु पर
प्रशिक्षण कहाँ किया गया, मतलब जो भारत ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था उसका जांच कहाँ किया था, उसका परीक्षण कहाँ किया था, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। वह किया गया था पोखरण में। वह आपका कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में पहला परमाणु बम मतलब परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था। आपकी एग्जाम में पूछने वाला सवाल है, पूछेगा कब किया गया था, तो याद रखिएगा 18 मई 18 मई 1974 ईस्वी को। 18 मई, याद रखिएगा 18 मई 1974 ईस्वी को। 18 मई 1974 ईस्वी को भारत में परमाणु प्रशिक्षण किया गया था पोखरण। अब पूछेगा पोखरण कहाँ में, मतलब किस राज्य में, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। और जो भारत का पहला परमाणु बम बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था। और जो इस क्लास का पीडीएफ चाहते, मैं पहले आगाज कर दूं, जो इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं एक बार कमेंट करेंगे पीडीएफ, पीडीएफ आपके पास ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। पीडीएफ जैसे ही कमेंट करेंगे आपके पास पीडीएफ ऑटोमेटिक चल जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं। अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल एवं आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। याद रखिएगा मसौदा मतलब उसको किसने रचा या किसने लिखा, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने, मतलब इसको भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, भीमराव अंबेडकर ने। मतलब इसको जनक भी कहेंगे, इसको पिता भी कहेंगे, फादर ऑफ संविधान किसको कहेंगे, भीमराव अंबेडकर को कहेंगे। क्लियर है, यह आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, इसको रट जाना है, इसको याद कर लेना है, या जैसे भी हो इसको रट लेना है। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए क्योंकि हमको रटे चाहे जैसे भी याद हो, याद कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर यही फ्यूचर आपको बढ़ा कर देगा। ठीक है ना, आगे आइए। जैसे मैं आपकी एग्जाम में पूछता, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहां में हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा आपकी एग्जाम में पूछेगा संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कब हुआ, मतलब कहां हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए थे, एक अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष, एक मतलब अस्थायी अध्यक्ष और एक आपका क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा एक आपका अस्थायी अध्यक्ष और एक आपका क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, आपके भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। 9 नंबर सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, थोड़ी देर पहले 1-2 मिनट की बात है, हम आपको ये वाला प्रश्न आपको ऊपर भी करवाए थे कि आपके एग्जाम में पूछेगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था और यह किसका नाम चेंज करके कर दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर, यह योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। याद रखिएगा यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। बिल्कुल सिंपल है, कब किया गया था, तो ये तो नीति मतलब योजना आयोग को 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्लियर है, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया, आपके एग्जाम में भी ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था, 2014 ईस्वी में। उसके बाद 2015 ईस्वी में इसका ही नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। यानी नीति आयोग का स्थापना कब होगा, 2015 ईस्वी में। क्लियर है, आगे आइए। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा कमेंट में, ठीक है ना। बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो आपका पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय आपका बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से तो आपका पटना विश्वविद्यालय ही होगा। ठीक है, हालांकि इसका दूसरा राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप क्या सही करेंगे, पटना विश्वविद्यालय को सही करेंगे। ठीक है, 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। आपको मैं कई बार ये प्रश्न जो है आपको करवा चुका हूं, आप लोग सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि आपसे लास्ट में पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, इसका स्थापना नहीं पूछ रहा, इसका राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में, 1 जनवरी 1949 ईस्वी में आपका भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका स्थापना पूछेगा तो
1935 ईस्वी में क्या हुआ था, आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। एकदम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। इसका स्थापना 1935 ईस्वी में। 12 नंबर सवाल है जो कि आपके इतिहास से पूछा गया है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, काफी इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइएगा फटाफट। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, स्कंद गुप्त नहीं होगा, कुमार गुप्त नहीं होगा, बालीदित्य नहीं होगा, विष्णु गुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विष्णु गुप्त आपका गुप्त वंश का अंतिम शासक था। आपके एग्जाम में यह वाला प्रश्न आने वाला है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। आगे आइए, 13 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, एकदम रट जाना है। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों वाला राज्य क्या कहलाता है, मतलब जिसमें विधानसभा भी हो और विधान परिषद दोनों हो, वह कौन सा राज्य कहलाता है। तो याद रखिएगा, वह द्विसदनीय कहलाता है। मतलब दो गो रहेगा तो द्विव कहलाएगा। बात क्लियर है, इसमें तो आंसर की कोई बात नहीं है। दो है तो दो द्विसदनीय कहलाएगा। आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 14 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा हुआ है, मतलब जो भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत है वह किस केस से जुड़ा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। तो यह केशवानंद भारतीय केस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, केशवानंद भारतीय केस से जुड़ा हुआ है। मतलब किस केस से जुड़ा हुआ है, तो क से केस, क से केशवानंद, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक टाइप के आपको करवा दे रहे हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। हर घर नल जल योजना बिहार में किस बार शुरू हुआ था, बताइए, कोई बता सकते हैं, कोई इसका जवाब बता सकते हैं। हर घर नल जल योजना किस बार शुरू हुआ था, 2016 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल है, 16 नंबर सवाल है जो कि आप लोग बता सकते हैं, इसका राइट आंसर दे सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पर सिर्फ राज्य पूछता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाता, राजस्थान हो जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता, राजस्थान हो जाता। लेकिन यहाँ पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की दृष्टि से पूछ रहा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे ये 17 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। याद रखिएगा, आपका भारत का जो पहली जनगणना हुआ था वह हुआ था 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपका भारत का पहला जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है। आगे आइए, 18 नंबर सवाल है। ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र आपका किससे संबंधित है, बताइए। यह एक प्रकार का, समझ सकते हैं, तो यह एक प्रकार का क्या है, पुरस्कार है। यह किसको दिया जाता है, तो जो समुद्र को साफ रखता है, मतलब समुद्र तट से यह संबंधित है। किससे संबंधित है, समुद्र तट से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा गौमूत्र संयंत्र है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसके बाद हम लोग मैथ के प्रश्न को देखने वाले हैं, जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा करेंगे। तो याद रखिएगा, ये आपका बक्सर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, बक्सर में। बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा गौमूत्र, आप लोग समझ रहे हैं ना, इतना तो आप लोग तेज ही हैं, समझ ही गए होंगे, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो बक्सर में खोला गया है, ठीक है। आगे आइए, 20 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है बाबू, वह किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। अगला नंबर प्रश्न है, 21 नंबर सवाल है। INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है, INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है, तो यह एक प्रकार का विमाहन वाक पोत है। किस प्रकार का पोत है, विमाहन वाक पोत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
22 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा है? बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा है? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में, बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा है। अगला नंबर सवाल है 23 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 300 सॉरी अनुच्छेद 356 के 56 ना, हाँ, अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद का तहत करता है? तो अनुच्छेद 370। आपको पहले भी ऊपर हम बता देते कि आपके एग्जाम में अनुच्छेद से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में पूछेगा अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर से हो जाता है। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो सारे प्रश्न को रट जाना है। 24 नंबर सवाल है, रट जाना है बाबू, काफी इंपोर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हरित क्रांति से। इसका संबंध किससे है? हरित क्रांति का इससे संबंध है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन यानी फसल फसल गेहूं ये सबसे है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उज्ज्वला क्रांति का संबंध किससे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का जो संबंध है बाबू वो आपका किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट में आना चाहिए, राबड़ी देवी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है 26 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफी सिलेक्टेड प्रश्न ये आपके एग्जाम में आता है, देख लीजिएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का आपका उच्च सदन कौन सा कहलाएगा? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा कहलाता है? तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि सदन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। आपका सदन कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक आपका लोकसभा होगा और एक आपका क्या होगा? राज्यसभा होगा। एक आपका लोकसभा होगा और एक आपका क्या होगा? राज्यसभा होगा। तो राज्यसभा सबसे उच्च सदन है, सबसे बड़ा सदन है राज्यसभा। बी ऑप्शन इज द क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर हम लोग क्लियर कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछेगा लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का आपका लोकसभा का कार्यकाल होता है। विधानसभा सॉरी 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 राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होगा उसका कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होगा। कितने वर्षों का होगा? 6 वर्षों का होगा। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो इस सारे प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। 27 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट है, इसको रट जाना है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? काफी इंपोर्टेंट सवाल, बता पाएंगे? कोई बता पाएंगे ये कहां से लिया गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर, कहां से लिया गया है? रामायण से तो ये कभी नहीं लिया जाएगा, रामायण महाभारत से भी कभी नहीं लिया जाएगा, वेद से कभी नहीं, यह उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। रामायण के लेखक कौन हो जाएंगे? रामायण के लेखक कौन हो जाएंगे? आप लोग इसका सबसे पहले जवाब दीजिए। ये दोनों तो इजी है, महाभारत वाला भी आपको याद है। वेद टोटल कितना प्रकार के, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद आपका टोटल 4 प्रकार के होते हैं। वेद आपका टोटल कितना प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। याद रखिएगा, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऋग्वेद कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। 28 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? काफी बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, जवाब दीजिएगा फटाफट। 28 नंबर सवाल क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 29 नंबर सवाल क्या है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आर्यभट्ट होगा। भारत का जो पहला उपग्रह
रहा था वो आपका आर्यभट्ट था। इसको लॉन्च कब किया गया था? पहला उपग्रह मतलब भारत का कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था, मतलब पहली बार अंतरिक्ष में कब इसको छोड़ा गया था? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को आपका भारत में पहली बार अंतरिक्ष में आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। क्लियर है? भारत में पहली बार कृत्रिम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। यह आर्यभट्ट वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, 30 नंबर सवाल है और आज का आखिरी सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर दो अध्यक्ष आपका होते हैं, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। आपके एग्जाम में जो जो अभी प्रश्न पूछा गया उसमें सबसे ज्यादा अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। क्लियर है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन हो जाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। अस्थायी कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन होंगे? तो भारत के फर्स्ट पीएम होंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी आर अम्बेडकर कौन है? तो यह भारत के संविधान सभा के जनक है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सारा यहां से आपका क्लियर हो गया। देखिए तो पहले कोई दिक्कत की बात है यहां पर? नहीं ना? तो आ जाइए आगे प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बाबू, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। संविधान को कब अपनाया गया? यह क्वेश्चन आपके जीके के लिए होमवर्क है। इसके बाद हम लोग मैथ को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और यहाँ पर जवाब भी दे दीजिए, आपका जीके में से कितना प्रश्न सही हुआ। ज्यादा नहीं, 30 ही प्रश्न इसमें जीके को चलेंगे। उसके बाद मैथ को देख लेते हैं, तो 30 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ। अब आगे आ जाइए, अब आके देख लेते हैं मैथ का कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसका प्रश्न देख लेते हैं? मैथ का प्रश्न देख लेते हैं। किसी संख्या का 40% बराबर 360 है, तो संख्या क्या होगा? किसी संख्या का 40% बराबर 360 है, तो संख्या क्या होगा? किसी संख्या का कह रहा है, कोई संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। किसी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। उसका का मतलब क्या होता है? गुणना। आइए वाला क्वेश्चन केवल बताएं, बताइए तो कितना बार आपको बता चुके हैं। तो 40 बट्टा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इतना आपका क्लियर हो जाएगा। इतना आपका क्लियर हो जाएगा। बोलिए, बताइए फटाफट। क्लियर? चलिए, 40 से 360 कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। x बराबर 100 गुना 9 कितना होगा? 900 होगा। x बराबर 100 गुना 9 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे आइए, 2 नंबर देखिए। ये वाला ज्यादा आपका भारी नहीं, ये वाला मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ रिवीजन। तो हम लोग थोड़ा मैथ को भी फास्ट फास्ट चलेंगे, ठीक है ना? आप लोग भी उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आ जाइए, 2 नंबर क्वेश्चन आपकी मैथ में आने वाला प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7 है, तो उनका एलसीएम 420 है। तो दोनों संख्या क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 7 का एलसीएम निकलेगा तो कितना आएगा? 35 आएगा। 5 7 का एलसीएम कितना आएगा? 35 आएगा। क्लियर है? 5 7 का एलसीएम कितना आएगा? 35, 35 एलसीएम आएगा। हाँ, 5 7 का एलसीएम 35 आएगा। नहीं लगता है तो गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक्स के रूप में है, तो 7 5 35, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। जो अनुपात रहता है हम लोग उसको एक्स के रूप में, एलसीएम यहाँ पर नहीं निकल रहा है तो गुना कर देंगे। 5 7 5 35। अब एक कितना बार में कटेगा बताइए? तो एक बार में सबसे पहले कटेगा, तो यहाँ पर 35 में से 7 बचेगा, मतलब 12 बार में कटेगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ पर 5x और 7x के रूप में है, तो 5x, तो 5 गुना 12 तो 7, और 7 गुना 12 तो 12 7 84, यानी 60 और 84 आएगा। कंप्लीट है। आगे आइए, 3 नंबर सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 240 का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 240 का लाभ होता है लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल सा सवाल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा।
देख लीजिएगा, जैसे में 240 है तो सबसे पहले 240 लिख लेंगे, क्लियर है। 240 लिख लेंगे गुना। गुना क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर अच्छा सा हम लोग बना लेते हैं। गुना में क्या हो जाएगा? 100। गुना में क्या हो जाएगा? 100। और यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है? लाभ। तो कोई भी चीज आपका 100% का होता है, कोई भी चीज आपका कितना परसेंट का? 100। उसमें 20% ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो 200 का वह वस्तु था, मतलब 200 में वह वस्तु था और उसको 240 रुपया में बेचा गया, तो 20% का लाभ हुआ। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, दो ऑप्शन इज द राइट आंसर। 200 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 72 का 35% कितना हो जाएगा? बताइए। 72 का 35%, 72 का मतलब गुना 35%, 35 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हो जाएगा, क्लियर है। 72 गुने 35 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 72 से कितना बार में कटेगा? मतलब 24 से कितना बार में कटेगा? बताइए। 24 तिया 72, 24 तिया कितना हो जाएगा? 72। और एक कितना बार में कटेगा? एक कितना बार में कटेगा? 24 से नहीं काटेगा, इसको नहीं अभी काटिए। ठीक है, 1 मिनट आ जाओ, इसको नहीं काटते हैं अभी। ये 55 से इधर काटते हैं, 5 सत्ते 35। अब 5 से कितना बार में? 20 बार में कटेगा। कटेगा, ये दो दो से कटेगा। 36 दूनी 72 है, ये 10 बार में। तो 36 गुना 7 कीजिएगा, 7 छक 42। और इधर 21 आओ 4 25। 252 बट्टा 10, और 10 जाएगा तो 25.2। क्लियर है? आगे आइए। 5 नंबर सवाल है, यदि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 18 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 18 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? यह प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ पर देख लीजिएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो 12 दिनों में करता है, तो हम एक दिन का निकालेंगे तो 1/12। उसी प्रकार से 1/18 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम कीजिए, कितना आएगा? 12 18 का एलसीएम 36। 36 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस में 2 तो 5/36। यहाँ पर उल्टा हुआ है तो इसको उल्टा कर देंगे, 36/5। 36/5 का भागा दीजिएगा 7.2। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को हमको समाप्त करना पड़ रहा है। देख सकते हैं अभी यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न हमारा छूट चुका है। इसको अगले वीडियो में हम लोग करवा देंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो काफी लंबा होता है तो आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा, इसलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और तैयारी कीजिए, घर पर भी मेहनत मतलब जोश और जुनून के साथ करना है। ठीक है, जय हिंद।